ऐसा कौन सा केस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हार्ट एंड सोल को ही चैलेंज कर रहा है? ऐसा कौन सा लीगल ड्रामा है जहां एक तरफ सेंटर की एजेंसी खड़ी है और दूसरी तरफ एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर और बीच में पूरा फेडरल स्ट्रक्चर हिलता हुआ दिख रहा है? ये कोई नॉर्मल रेड या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक ऐसा मूवमेंट बन चुका है जहां सवाल सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का नहीं बल्कि पावर के डिस्ट्रीब्यूशन का है। स्टोरी शुरू होती है एक कोल स्मगलिंग प्रोब से। ईडी एक मनी ट्रेल फॉलो कर रही थी और उसी इन्वेस्टिगेशन के चलते कोलकाता में आईपैक के ऑफिस पर सर्च कंडक्ट किया गया। आईपैक कोई रैंडम फर्म भी नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रेटेजिक बैकबोन रहा है सिंस 2019। तो नेचुरली इस रेड का पॉलिटिकल वेट ऑलरेडी हाई था। सब कुछ एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन जैसा लग रहा था, लेकिन फिर सीन कंप्लीटली चेंज हो जाता है जब वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच जाती है। ईडी का वर्जन सिंपल है। द चीफ मिनिस्टर barged into the premises, took control of devices and documents and obstructed the search. सीएम ममता बनर्जी का वर्जन इक्वली स्ट्रॉन्ग है। I was protecting confidential election data from a politically motivated raid। अब ये एक ही इंसिडेंट है, लेकिन नैरेटिव दो अलग वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक के लिए ये ऑब्स्ट्रक्शन है, दूसरे के लिए डेमोक्रेटिक प्रोटेक्शन। अब सोचिए, एक सेंट्रल एजेंसी रेड कर रही है और एक सीएम खुद फिजिकली इंटरवेन करती है। ये सिर्फ लीगल इशू नहीं है, ये ऑप्टिक्स का भी गेम है और इसी वजह से इसको रेड ऑन अ रेड बोला जा रहा है। रेडर को ही काउंटर किया गया। सबसे पहले मैटर पहुंचता है कलकत्ता हाई कोर्ट, लेकिन वहां भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रहती। कोर्टरूम में इतना कमोशन होता है कि प्रॉपर हियरिंग हो ही नहीं पाती। एसजी तुषार मेहता इसको डिस्क्राइब करते हैं मोबोक्रेसी ओवरटेकिंग डेमोक्रेसी। जज जस्टिस सूर्य घोष को प्रोसीडिंग्स अर्जर्न करनी पड़ती है क्योंकि इन्वायरमेंट नॉन कंड्यूसिव हो जाता है और यही ईडी एक अनयूजुअल स्टेप लेती है। वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटिशन फाइल करती है और यहीं से केस एक नॉर्मल डिस्प्यूट से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशनली सिटीजन्स के लिए है। जब स्टेट उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करे तब वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि गवर्नमेंट एजेंसी खुद कह रही है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं और ये एक ऐसा सिनेरियो है जो रेयरली देखने को मिलता है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल क्लियर स्टैंड लेते हैं। आर्टिकल 32 एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट पावर, नॉट वन लिम्ब ऑफ द स्टेट अगेंस्ट अनदर। मतलब स्टेट के अंदर ही एजेंसीज एक दूसरे के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स का क्लेम कैसे कर सकते हैं। उनके साथ सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी वार्निंग देते हैं कि अगर ये अलाउ हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन का पूरा स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो सकता है। अब सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान एक और लेयर ऐड करते हैं। द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी टू सू इन इट्स ओन नेम। वो कहते हैं कि अगर ऐसे डिस्प्यूट्स आर्टिकल 32 के थ्रू आने लगे तो आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली बाईपास किया जा सकता है, जो स्पेसिफिकली यूनियन और स्टेट के डिस्प्यूट्स के लिए बना है। उनका कंसर्न क्लियर है, ये सिर्फ प्रोसीजर का इशू नहीं है, ये फेडरल बैलेंस का भी इशू है। दूसरी साइड पर एसजी तुषार मेहता कहते हैं कि दिस इज नॉट अ रूटीन केस। उनके अकॉर्डिंगली ये सिचुएशन एक्सेप्शनल है जहां इन्वेस्टिगेशन को फिजिकली ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। एसजीएसपी राजू ऐड करते हैं कि स्टेट पुलिस ने खुद ईडी ऑफिसर्स के अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर दिए। हाउ कैन वी रिलाई ऑन द सेम पुलिस दैट इज प्रोसिक्यूटिंग अस? और फिर एक पावरफुल आर्गुमेंट आता है जो केस को ह्यूमन डायमेंशन देता है। द ऑफिसर्स बीइंग रिस्ट्रेन्ड आर सिटीजंस ऑफ इंडिया विद राइट टू लाइफ एंड सेफ्टी अंडर आर्टिकल 21। मतलब एजेंसी अलग एंटिटी हो सकती है, लेकिन जो ऑफिसर्स ग्राउंड पर हैं उनके फंडामेंटल राइट्स तो इंटैक्ट है। अब बेंच में जस्टिस पीके मिश्रा और एनवी अंसारिया बार बार सिग्नल करते हैं कि वो केस को सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पर डिसमिस नहीं करना चाहते। कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि चीफ मिनिस्टर इंटरप्टिंग अ फेडरल रेड इज नॉट अ हैप्पी सिचुएशन। साथ ही कंसर्न भी रेज होता है कि अगर सेंट्रल एजेंसीज के पास रेमेडी नहीं होगी तो लॉलेसनेस का रिस्क हो सकता है। अब कोर क्वेश्चन ये है कि ईडी का रेमेडी क्या है? अगर आर्टिकल 32 नहीं तो क्या अगर क्रिमिनल लॉ सफिशिएंट नहीं होगा? क्या इन्वेस्टिगेटर्स को बिना प्रोटेक्शन के छोड़ दिया जाए जब उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए? यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट डिबेट आती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन करना एक फंडामेंटल राइट है। आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि ईडी ऑफिसर्स जब रेड करते हैं तो वो अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से नहीं बल्कि स्टैट्यूट से लेते हैं। मतलब उसका राइट टू सर्च एक स्टैट्यूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं। और स्टैट्यूटरी राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के थ्रू इन्फोर्स करना एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अब कोर्टरूम में एक्सचेंजेस भी काफी शार्प थे। जब जस्टिस मिश्रा ने सीएम के कंडक्ट को ऑफेंस बोला तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल तुरंत इंटरवीन करते हैं कि इट्स एन एलिगेशन, माय लॉर्ड्स कैन नॉट से दैट इट इज अ फैक्ट। अब जज रिस्पॉन्ड भी करते हैं कि एलिगेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। एक लाइन में पूरा टेंशन ही कैप्चर हो जाता है और फिर एक और मोमेंट आया जहां सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय बोफर्स केस साइड करते हैं और जस्टिस मिश्रा कैजुअली रिमार्क कर देते हैं, यस यू नीड बोफर्स टू बुलडोज देम। कोर्टरूम में थोड़ी सी लाइटनेस आती है, लेकिन अंडरलाइन कन्फ्लिक्ट वही रहता है। अब जस्टिस एनवी अंसारिया एक डीपर क्वेश्चन रेज करते हैं, इज इट नॉट अ फंडामेंटल राइट टू हैव अ रूल ऑफ लॉ? ये एक फिलोसॉफिकल टर्न है। मतलब क्या फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं या प्रिंसिपल्स के लिए भी एग्जिस्ट करते हैं?
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल रिस्पॉन्ड करते हैं कि वायलेशन को स्पेसिफिक होना चाहिए। यू हैव टू शो हुज राइट इज वायलेटेड एंड हाउ। जज का सिंपल रिप्लाई आता है कि दैट इज कंटेक्चुअल। अब एक और ट्विस्ट तब आता है जब ये हाईलाइट होता है कि पिटिशन रॉबिन बंसल के नाम से फाइल हुई थी, जो अलेजिडली रेड के वक्त प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन कोर्ट वार्न करती है कि एक्चुअल ऑफिसर्स की तरफ से जो सेकंड पिटिशन है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकती है। अब जस्टिस पीके मिश्रा एक पॉइंट पर क्लियरली कहते हैं, प्लीज कंसंट्रेट ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ऑफिसर्स, डोंट जस्ट से ईडी ईडी ईडी। मतलब फोकस एजेंसी से शिफ्ट होकर इंडिविजुअल्स पर आ रहा है और यहीं से केस एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा क्रिएट करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देती है कि ईडी आर्टिकल 32 यूज करे तो एक पैंडोरास बॉक्स खुल सकता है, जहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स का क्लेम करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर अलाउ नहीं करती तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटर्स को स्टेट इंटरफेरेंस के अगेंस्ट वल्नरेबल छोड़ दिया जाएगा। एक साइड पर फियर है कि आर्टिकल 32 का स्कोप अननेसेसरली एक्सपैंड हो जाएगा, दूसरी साइड पर फियर है कि लीगल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जहां रेमेडी ही नहीं होगी। दोनों सिचुएशंस प्रॉब्लमैटिक है और ये केस सिर्फ ईडी वर्सेस वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी का नहीं है। ये एक टेस्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल। ये एक टेस्ट है कि फेडरलिज्म का बैलेंस कितना स्ट्रॉन्ग है और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक टेस्ट है कि जब स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे से टकराते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी साइड लेती है। अब जो भी डिसीजन यहाँ से निकलेगा वो सिर्फ इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करेगा, वो फ्यूचर के लिए भी एक टेम्पलेट सेट करेगा कि इंडिया में पावर कैसे नेगोशिएट होगी और जब लॉ और पॉलिटिक्स कोलाइड करते हैं तो फाइनल वर्ड किसका होता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.